पिछली मरतबा हम जो बात कर रहे थे वो सिस्टम टेस्टिंग के हवाले से थी, जिसमें हमने देखा ये था कि एक मरतबा एक सॉफ्टवेयर सिस्टम अगर इंटीग्रेट हो चुका है, उसके इंटीग्रेशन टेस्टिंग के दौरान आने वाले तमाम इश्यूज रिजॉल्व हो चुके हैं, वो मेजर फॉल्ट्स जो कि इंटीग्रेशन के टाइम पर पकड़े गए थे वो ठीक किए जा चुके हैं। तो अब सिस्टम हमें एक एंटिटी के तौर पर नज़र आ रहा है और अब हम इस सिस्टम को अगले लेवल पर टेस्ट करेंगे, जिसको हमने कहा था सिस्टम लेवल। तो ये जो सिस्टम लेवल टेस्टिंग है, इसके बारे में हमने बात शुरू की हुई थी। इसके बारे में हमने ये भी मरतबा कि हम सिस्टम लेवल पर आकर पोर्ट बाउंड्रीज को फोकस कर रहे होते हैं और इस पॉइंट पर हम देख ही रहे होते हैं कि वो पॉइंट्स जहाँ पर यूज़र हमें कोई इनपुट देके सिस्टम का कंट्रोल बदल सकता है या सिस्टम की किसी एक्शन की बेस पर यूज़र को उसका बिहेवियर नज़र आ रहा है, तो इसको हम कह रहे थे कि ये पोर्ट है, ये पॉइंट जहाँ पर यूज़र को ये सब चीज़ें नज़र आ रही हैं और इस पोर्ट पर ये जो पोर्ट है, इस पोर्ट की बाउंड्री हमें टेस्ट करनी होती है। वो पॉइंट जहाँ पे यूज़र को हमारे सिस्टम के इवेंट्स विजिबल होते हैं या उनको वो पहचान सकता है कि अच्छा ये सिस्टम ने कुछ किया है। हम कह रहे हैं कि पोर्ट बाउंड्रीज, जिसको पीसीओ भी कह सकते हैं, पोर्ट को पॉइंट ऑफ कंट्रोल एंड ऑब्जर्वेशन, पोर्ट बाउंड्रीज पर परफॉर्म हमारे इवेंट्स का एक सीक्वेंस अगर बन जाए तो हमने कहा था ये सिस्टम लेवल का थ्रेड होगा और सिस्टम लेवल के थ्रेड्स ही हम आमतौर पर फोकस करते हैं सिस्टम टेस्टिंग के दौरान। इसकी कुछ एग्जांपल्स हमने पिछली मरतबा देखी थी जो कि इस स्लाइड के अंदर भी नज़र आ रही हैं हमें, और साथ ही हमने कुछ एग्जांपल्स पोर्ट इनपुट इवेंट्स एंड पोर्ट आउटपुट इवेंट्स की भी देखी थी, वो भी हमें यहाँ पे स्लाइड पर नज़र आ रही हैं, जिसमें लेजिटिमेट कार्ड है, रॉन्ग कार्ड है, करेक्ट पिन है, ये सब पोर्ट इनपुट इवेंट्स हैं। इनके डिफरेंट सीक्वेंसेस could end up with a thread like somebody has entered a wrong card and then cancelled, and then the person has entered a legitimate card and an incorrect pin and then cancelled, and these are two this could be one thread जिसमें दो मुख्तलिफ कार्ड इस्तेमाल हुए या कार्ड पहली दफ़ा सही तरह से इंसर्ट नहीं हुआ, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो ये एक थ्रेड की एग्जांपल हमने देख ली जो कि इनपुट इवेंट्स का सीक्वेंस था, इनपुट आउटपुट इवेंट्स का। यकीनन जब एक इनपुट इवेंट परफॉर्म हुआ है तो करस्पॉन्डिंगली एक आउटपुट इवेंट परफॉर्म हुआ होगा। तो इससे हमने देखा ये था कि शायद इस तरह की शक्ल होगी हमारे सिस्टम टेस्ट केसेस की, जिसमें इनपुट एंड आउटपुट इवेंट्स नज़र आ रहे होंगे, देखा जा रहा होगा पोर्ट में इनपुट क्या हो रहा है और पोर्ट आउटपुट्स क्या हो रही हैं और किस किस पॉइंट पर ये पोर्ट इनपुट आउटपुट्स परफॉर्म की जा रही हैं। इस तरह से हमने एक थ्रेड देखा था कि बन जाता है। जैसे ये थ्रेड इस वक्त जो नज़र आ रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर, ये बैलेंस इंक्वायरी का थ्रेड है जिसमें पोर्ट इनपुट्स मुख्तलिफ वैल्यूज़ आ रही हैं। अकाउंट नंबर आ रहा है 100 फॉर एग्जांपल और पिन उसने 1 2 3 4 एंटर की है। 100 के बाद स्क्रीन 2 डिस्प्ले की जाएगी, स्क्रीन 2 पर 1 2 3 4 एंटर किया जाएगा, फिर स्क्रीन 5 डिस्प्ले की जाएगी और फिर वहाँ पर स्क्रीन 5 के ऊपर जो बटन्स अवेलेबल हैं उनमें B1 को प्रेस किया जाएगा तो स्क्रीन 6 डिस्प्ले की जाएगी, फिर दोबारा B1 प्रेस किया जाएगा तो स्क्रीन 14 डिस्प्ले की जाएगी एंड सो ऑन। इस तरह से हमने कहा था ये एक थ्रेड हमने एक्सप्रेस कर दिया है। तो शायद इसी किस्म की शक्ल होगी हमारे सिस्टम टेस्ट केसेस की भी। तो अगर हम ज़रा सा इसको देखें कि सिस्टम टेस्टिंग होती क्या है, तो सिस्टम टेस्टिंग असल में पूरे सिस्टम को एज ए सिंगल एंटिटी टेस्ट करने का नाम है और इस पॉइंट पर हम जब सिस्टम को एज ए होल ले रहे होते हैं, इस पॉइंट पर हम मुख्तलिफ तरह की टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, जिनमें से एक फंक्शनल टेस्टिंग कहलाती है। ये सबसे मेजर करने वाला काम होता है शायद सिस्टम लेवल पर। फंक्शनल टेस्टिंग में कोशिश ये की जा रही होती है कि ये मेक श्योर कर लिया जाए कि जो सिस्टम की स्पेसिफिकेशंस थी, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, उसके मुताबिक ये सिस्टम सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो फंक्शनल टेस्टिंग आमतौर पे रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के अंदर जो फंक्शनल पार्ट था, जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स थी, उनको मीट करने को उनके मीट करने की टेस्टिंग का नाम है। तो फंक्शनल टेस्टिंग करते करते आमतौर पे GUI कंपोनेंट टेस्टिंग भी कर ली जाती है, क्योंकि फंक्शनल टेस्टिंग करते हुए हम फॉर एग्जांपल ये चेक कर रहे हैं कि क्या मेरा सिस्टम, एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, एक किताब को सही तरह से रिजर्व करने की कैपेबिलिटी देता है या नहीं देता। तो अगर यही करना है तो इसका मतलब है साथ साथ मैं बिल्कुल चेक कर सकता हूँ कि मेरा रिजर्व करने का बटन सही बना हुआ है कि नहीं बना हुआ। मैं ये भी इसी टाइम पे चेक कर सकता हूँ
कि रिजर्व करने से पहले जो मैंने सर्च की थी किताबें, उन सर्च की जो लिस्ट थी उसमें जो स्क्रॉल बार नज़र आ रही थी, क्या वो सही तरह से काम करती है या नहीं करती। तो गर्ज ये कि फंक्शनल टेस्टिंग करते हुए हम GUI टेस्ट भी परफॉर्म कर लेते हैं। फंक्शनल टेस्टिंग का के मकसद हमें नज़र आ रहा है, वो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के अंदर मेंशन की गई फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को हम देख रहे होते हैं कि वो मीट हो रही हैं या नहीं हो रही। तो इसी लेवल पर जब सिस्टम एक एंटिटी बन चुका होता है, उसके फंक्शनैलिटी टेस्ट की जा रही है, उस लेवल पर हम परफॉर्मेंस भी टेस्ट कर सकते हैं इसी सिस्टम की। परफॉर्मेंस टेस्ट करने से क्या मुराद है? परफॉर्मेंस टेस्ट करने से मुराद है कि हम ये देख लें कि सिस्टम ने जो कुछ या सिस्टम के डेवलप करने वालों ने, डिज़ाइन करने वालों ने जो कुछ एग्री किया हुआ है या जो कुछ सोचा हुआ है या जो कुछ उनको रिक्वायरमेंट के तौर पर बताया गया है कि सिस्टम एक पर्टिकुलर थ्रूपुट देगा, या सिस्टम एक पर्टिकुलर रिस्पांस टाइम देगा, या सिस्टम एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडल कर सकेगा, इन सब चीज़ों को टेस्ट करना परफॉर्मेंस टेस्टिंग की कैटेगरी में आता है। जैसे हम ये देख सकते हैं कि क्या एक सिस्टम 1000 यूज़र्स के इकट्ठे लॉगिन होने के बाद या 1000 यूज़र्स का लोड बढ़ जाने के बाद अपना जो भी डेजिग्नेटेड या प्रिस्क्राइब्ड या स्पेसिफाइड रिस्पांस टाइम है वो मेंटेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, इसको हम कहते हैं आप लोड टेस्टिंग कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही हम ये भी देख सकते हैं कि क्या एक सिस्टम एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डेटा के होने के बावजूद क्यूरीज टाइम पर मुकम्मल कर रहा है या नहीं कर रहा, या अभी भी उसकी क्यूरीज पर मिनट उतनी ही चल रही हैं जितनी चलनी चाहिए थी एज पर स्पेसिफिकेशंस। इसको हम जैसे फॉर एग्जांपल कह रहे हैं कि वॉल्यूम टेस्टिंग कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही हम देख सकते हैं कि हमारा सिस्टम मैक्सिमम लोड पर कितनी देर तक स्पेसिफाइड रिस्पांस टाइम मेंटेन कर सकता है। यानी हम सिस्टम को मुसलसल एक पर्टिकुलर लोड देकर देख रहे हैं, उसकी जो लिमिट्स हैं उससे ऊपर भी लोड देकर देख रहे हैं, और वो लोड देते जा रहे हैं और एक टाइम पीरियड के लिए देते जा रहे हैं, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लोड से बढ़ भी रहे हैं, और साथ ही वो हमने जो लोड बढ़ाया हुआ है वो काफ़ी देर तक मुसलसल सिस्टम को देकर चेक कर रहे हैं। हम असल में यहाँ देखना ये चाह रहे हैं कि किस पॉइंट पर जाकर सिस्टम कहेगा कि अब मुझसे मज़ीद रिस्पांस टाइम मेंटेन नहीं हो रहा या मुझसे मज़ीद थ्रूपुट मेंटेन नहीं हो रही। वो ऐसे पॉइंट्स मिल जाएंगे हमें जहाँ पे हम देखेंगे अच्छा हमारा सिस्टम यहाँ तक तो चलेगा, हमने स्ट्रेस डालकर देख लिया सिस्टम के ऊपर, इसके बाद ही कहीं क्रैश करेगा या इसके बाद ही कहीं इसकी परफॉर्मेंस डिटोरिएट हो रही होगी। तो इस तरह के पॉइंट्स भी हम देख सकते हैं परफॉर्मेंस टेस्टिंग करते हुए। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही जब हम ये सारा कुछ कर रहे हैं इस लेवल पर हम ये भी देख सकते हैं कि हमारा सिस्टम कितना इजी टू यूज़ है। इसमें हम यूज़र्स को मुख्तलिफ टास्क दे के उनसे फिर सर्वे करके पूछ सकते हैं कि ये टास्क कितने आसान थे करने, या इन टास्क को करते हुए कितनी हेल्प की ज़रूरत पड़ी, या ये सिस्टम उनके लिए सिर्फ देखते ही समझने में कितना आसान था या नहीं था। ये सब चीज़ें यूजेबिलिटी टेस्टिंग के अंदर आ रही होती हैं। और ये भी बिल्कुल इट मेक सेंस कि जब एक सिस्टम मुकम्मल बन चुका है, इंटीग्रेट हो चुका है, तो अब हम ये भी देखेंगे कि इसके ऊपर अगर इसमें इंट्रूजन्स हों, इस पर अटैक्स हों, तो सिस्टम का बिहेवियर क्या होगा। कहीं हमारे सिस्टम में इस वक्त पूरा बनने के बाद, पूरा एक एंटिटी बनने के बाद ऐसा तो नहीं है कि कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं जो उन लोगों को भी नज़र आते हैं जिनको अथॉरिटी नहीं है देखने की, जो ऑथोराइज नहीं है एक पर्टिकुलर सेगमेंट को देखने की। मिसाल के तौर पर अगर मैं देखूं कि फ्लेक्स के अंदर मुझे वो चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएं जो एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट को नज़र आनी चाहिए थी, या स्टूडेंट्स को वो चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएं जो एकेडमिक्स वाले स्टाफ को नज़र आनी चाहिए थी, जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशंस की लिस्ट है फॉर एग्जांपल वो नज़र आना शुरू हो जाए स्टूडेंट्स को, तो इसका मतलब है कि सिक्योरिटी टेस्ट करते हुए इस तरह की चीज़ देखनी पड़ेगी कि वो जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशंस की लिस्ट है या स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का काउंट है, करंट काउंट एग्जैक्ट क्या है, ये कहीं अनऑथराइज्ड पर्सन्स को नज़र तो नहीं आ रहा। ठीक है, ये सब चीज़ें हमारी सिक्योरिटी टेस्टिंग में आ रही होती हैं। और जो हमारा डेटा पड़ा हुआ है उस डेटा की एक्सेस किसी और को है तो नहीं है, कहीं स्टूडेंट्स दूसरों का सीजी पे तो नहीं देख सकते, कहीं फैकल्टी मेंबर्स दूसरों का स्टूडेंट्स का सीजी पे तो नहीं देख सकते अगर वो ऑथोराइज नहीं है सारा काम करने की। तो HOD चलो देख सकता होगा, एकेडमिक स्टाफ देख सकता होगा, तो क्या बाकी भी किसी को ये एक्सेस मिल तो नहीं रही। और डेटा भी किसी ने किसी तरह से एक्सेस करके, रिपोजिटरी को एक्सेस करके डेटा को सेंस तो नहीं कर लिया, डेटा को रिट्रीव तो नहीं कर लिया, डेटा को अपने पास उसकी कोई कॉपी तो नहीं रख ली। ये सब चीज़ें सिक्योरिटी टेस्ट के टाइम पर परफॉर्म की जाती हैं ताकि हम इंट्रूजन्स भी देख सकें और एक्सेस कंट्रोल भी देख सकें, और ये हम टेस्टिंग
इसी लेवल पर करते हैं जब सिस्टम एक मुकम्मल एंटिटी बन चुका होता है, और उसके बाद कोशिश यही होती है कि उसकी फंक्शनल टेस्टिंग हो चुकी हो और बाकी सारी टेस्टिंग हो चुकी हो, और फिर हम देखें कि अच्छा सिक्योरिटी कितनी अच्छी या कितनी बुरी है। ये एक तरह से नॉन फंक्शनल चीज़ें खिला रही होती है। अच्छा जी, तो अब हम देखते ही हैं कि हमारी जो अगली कुछ स्लाइड्स हैं, अगले बल्कि कुछ लेक्चर्स कहना चाहिए, उनमें हमारा फोकस जो होगा वो फंक्शनल टेस्टिंग ही रहेगा। याद रहे कि इसके साथ साथ जीयूआई टेस्टिंग हो ही सकती है, उसमें कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, और ये कोई अलग से देखने वाली चीज़ भी शायद ना हो, लेकिन फंक्शनल टेस्टिंग परफॉर्म करते हुए हम फोकस अपना क्या रख रहे होते हैं, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। और कोई भी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट जो है वो इन 4-5 चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बन सकता है। तो ये कंस्ट्रक्ट्स हैं जो एक रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट के होते हैं। तो फंक्शनल टेस्टिंग करते हुए सिस्टम लेवल पर हमें यही कंस्ट्रक्ट्स देखने होते हैं। हमें देखना होता है कि जी डेटा क्या है इस एप्लीकेशन में जो कंटेन किया जा रहा है या जो मैनेज किया जा रहा है। इसमें हो सकता है कोई ईआर डायग्राम बनी हुई हो हमारे आरएस के अंदर, और उस ईआर डायग्राम के बेस पर हम देख रहे होंगे सिस्टम लेवल पर कि अच्छा इन्फॉर्मेशन कहाँ से कहाँ जाती है, और उस इन्फॉर्मेशन को हम किस तरह से टेस्ट कर सकते हैं। डेटा इंटेग्रिटी भी यहाँ पे टेस्ट की जा सकती है कि उसकी इसी तरह से कुछ एक्शंस होंगे सिस्टम्स के, वो भी हम इसी लेवल पर टेस्ट करते हैं। तो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट में सिस्टम के एक्शंस जो नज़र आ रहे हैं, उन एक्शंस को भी फोकस किया जाएगा फंक्शनल टेस्टिंग करते हुए। सिमिलरली इफ़ देयर आर एनी डिवाइसेस अटैच्ड टू आवर सॉफ्टवेयर, वो भी हम इसी लेवल पर देखते हैं कि इन डिवाइसेस के साथ जो कि इन्वायरमेंट है एक तरह से, वो डिवाइसेस सही परफॉर्म करती हैं कि नहीं करती हैं। अगर वो इन्वायरमेंट है तो उन डिवाइसेस के साथ हमारा सिस्टम इंटरेक्ट सही करता है कि नहीं करता, और अगर वो सिस्टम का पार्ट है तो वो डिवाइसेस देमसेल्व्स आर पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो इन डिवाइसेस की अपनी इन्वायरमेंट के साथ, फॉर एग्जांपल यूज़र के साथ, या अगर डिवाइस एक सेंसर है तो उसका अपनी इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है, उसकी इंटरेक्शन कितनी सही कितनी गलत है, टेस्ट की जाती है इस पॉइंट पर आकर। सिमिलरली देयर आर इफ देयर आर डिवाइसेस अटैच्ड, तो वो यकीनन कुछ ना कुछ इवेंट्स भी परफॉर्म हो रहे होंगे। इफ देयर आर इवन नो डिवाइसेस अटैच्ड, तब भी कुछ ना कुछ इवेंट्स परफॉर्म हो रहे होंगे यूज़र की तरफ से अपनी पोर्ट्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल यूज़र इवन लॉगिन करने के लिए की प्रेस करता है, कुछ कीज़ प्रेस करके लॉगिन का बटन प्रेस करता है, तो इसका मतलब है कोई ना कोई इवेंट तो परफॉर्म हुआ है, वहाँ पर कुछ डेटा भी ट्रेवल करके गया है, और पोर्ट पर शायद कोई कुछ डिवाइसेस के ज़रिए ही इनपुट आई है। सही। अच्छा, बिल्कुल ये जो इवेंट्स हैं और जो एक्शंस हैं, इनका जो इंटरलीव्ड सीक्वेंस होगा वो थ्रेड कहलाएगा। तो थ्रेड्स हमारे आरएस के अंदर होते ही हैं, हमने लिखा हुआ होता है कि यूज़र ये करेगा या एक्टर ये करेगा, तो सिस्टम उसके जवाब में ऐसे लिखेगा, सिस्टम उसके जवाब में ये परफॉर्मेंस देगा, सिस्टम उसके जवाब में ये एक्शन करेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो हमने थ्रेड्स भी इसमें फोकस तो करने होते हैं। तो थ्रेड्स हमारे, लेकिन ये है कि फंक्शनल टेस्टिंग ऑफ द सिस्टम करते हुए थ्रेड्स हमारे सिस्टम लेवल पे ही होंगे। उसी लेवल के थ्रेड्स टेस्ट करने का मतलब है कि हम सिर्फ उन थ्रेड्स को फोकस कर रहे हैं जो पोर्ट आईओ का सीक्वेंस होगा। अच्छा, ये फंक्शनल टेस्टिंग परफॉर्म करनी है हमने। ये करने के लिए सबसे पहले हमें ज़ाहिर बात है सॉफ्टवेयर सिस्टम्स की परफॉर्म करनी है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर सिस्टम्स कितनी टाइप। सॉफ्टवेयर सिस्टम्स आमतौर पे 2 कैटेगरीज में फॉल करते हैं। एक कहलाते हैं स्टेटलेस सिस्टम्स और दूसरे कहलाते हैं स्टेट ओरिएंटेड या स्टेट बेस्ड और रिएक्टिव सिस्टम्स। स्टेटलेस सिस्टम्स वो होते हैं जिनको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं होती कि पिछली इंस्टेंस ऑफ एग्जीक्यूशन में हमने क्या किया था, या इसी इंस्टेंस ऑफ एग्जीक्यूशन में हम कितनी देर से क्या क्या करते आ रहे हैं, ये करने की ज़रूरत नहीं होती। वो बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट तरीके से चल रहे होते हैं। उनको ये भी नहीं देखने की ज़रूरत होती कि यूज़र इस वक्त क्या कह रहा है और क्या नहीं कह रहा। बस उनको कहा जाता है कि काम कर दो, और वो काम अपना बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट तरीके से कर देते हैं। जैसे कि कंपाइलर, उसको बिल्कुल याद रखने की ज़रूरत नहीं होती कि उसने इस प्रोग्राम को कंपाइल करने से पहले कितने प्रोग्राम कंपाइल कर लिए हैं, और उन प्रोग्राम्स के अंदर उसने क्या किस किस किस्म के फॉल्ट्स पकड़ लिए हैं, या इसी प्रोग्राम के अंदर दरमियान में क्या क्या कहा जा रहा था, क्या क्या नहीं कहा जा रहा था। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। कंपाइलर हर मरतबा हर रिक्वेस्ट पे एक नया इंस्टेंस के तौर पे उस रिक्वेस्ट को लेता है और उसको एग्जीक्यूट कर देता है। स्टेट बेस्ड, स्टेट ओरिएंटेड या रिएक्टिव सिस्टम्स वो होते हैं जिनमें यूज़र एक चीज़ कहता है, सिस्टम उसके बदले में कुछ और कहता है, यूज़र फिर एक और चीज़ कहता है, सिस्टम फिर एक और चीज़ उसके बदले में रिस्पॉन्स देता है। तो वो रिएक्ट कर रहा होता है सिस्टम ऑन यूज़र इनपुट्स।
तो इसमें फर्दर दो कैटेगरीज बनाई जाती हैं। एक डेटा डोमिनेटेड होते हैं जिसमें कंट्रोल का सेगमेंट ज़रा सा कम होता है, इसमें इंफॉर्मेशन जो है बस उसके डिस्प्ले के ऊपर, फॉर्मेट के ऊपर, एक्सेस के ऊपर ज़्यादा फोकस रह रहा होता है। दूसरा हमारा कंट्रोल डोमिनेटेड सिस्टम्स होते हैं। कंट्रोल डोमिनेटेड सिस्टम्स में एक सीक्वेंस ज़रा लंबा होता है इनपुट्स आउटपुट्स का, और यूज़र ज़रा ज़्यादा सिस्टम ज़रा ज़्यादा रिएक्टिव सा होता है यूज़र के इनपुट्स के ऊपर। अगर मिसाल के तौर पर लें तो डेटा डोमिनेटेड सिस्टम में कोई भी वेब बेस्ड एप्लीकेशन आ सकती है, जैसे कि कोई एक पेरोल सिस्टम, जैसा कि हमारा फ्लेक्स, जैसा कि कोई लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। इनमें से कुछ भी हमारे डेटा ओरिएंटेड सिस्टम्स में या डेटा डोमिनेटेड सिस्टम्स में आ सकता है। मिसाल के तौर पे इसमें किस तरह के काम हो रहे होंगे? इसमें इस तरह के काम हो रहे होंगे कि जी सिस्टम को मैं कहता हूँ कि आप मुझे एक रिपोर्ट ला दें कि पिछली मरतबा जो हमने एम्प्लॉयज़ को सैलरीज दी थी उनका सम क्या है। तो एक इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें जो हम सिस्टम से लेना चाह रहे हैं, तो इसने इस एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन को इस सिस्टम ने ट्रांसफॉर्म करना है इनटू ए न्यू शेप और वो हमें प्रेजेंट कर देनी है। जो कंट्रोल डोमिनेटेड सिस्टम्स हैं, इन सिस्टम्स के अंदर आमतौर पे हो ये रहा होता है कि एक इनपुट आई, उसकी बेस पे सिस्टम ने कुछ डिसाइड करना है कि अच्छा अब मैंने ये करना है, अच्छा अब मुझे ये डिस्प्ले करवाना है, और अभी पूरा एक्शन मुकम्मल नहीं हुआ। पूरा बड़ा काम करने से पहले सिस्टम पहले ही दरमियान में काफ़ी सारे कंट्रोल्स चेंज कर रहा होता है। जैसे एटीएम मशीन के अंदर पहले सिस्टम में यूज़र ने एक की प्रेस की, फिर दूसरी की प्रेस की, तीसरी की प्रेस की, चौथी की प्रेस की, फिर उसके बाद एक नई स्क्रीन नज़र आएगी, फिर उसके बाद यूज़र 3-4 काम और कर सकता है, फिर एक और स्क्रीन नज़र आएगी, वहाँ से कुछ और काम कर सकता है, एंड सो ऑन। तो कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहा है। यूज़र इनपुट्स ज़रा उनकी इंफॉर्मेशन इनपुट्स के अंदर वो थोड़ी थोड़ी जा रही है, और उसके अगेंस्ट प्रोसेसिंग भी थोड़ी थोड़ी हो रही है। ज़्यादा प्रोसेस क्या हो रहा है कि कंट्रोल इधर से उधर, उधर से इधर ट्रेवल कर रहा है। इसी स्पेक्ट्रम पर अगर हम देखें तो दरमियान में हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे सिस्टम्स भी हैं जो कि पार्टली डेटा डोमिनेटेड होते हैं या पार्टली कंट्रोल डोमिनेटेड सिस्टम्स होते हैं। तो ये एक पूरा स्पेक्ट्रम बन गया जिस दरमियान में कहीं पे भी कोई और सिस्टम भी हो सकता है। इसकी अभी हमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा सिस्टम एग्जैक्टली किस कैटेगरी में मतलब पार्टली डेटा डोमिनेटेड कहलाएगा या नहीं कहलाएगा, लेकिन हम ये ज़रूर क्लासीफाई कर सकते हैं कि जिस तरह की एप्लीकेशंस ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम्स ले रही हैं, बन रही हैं, वो हमारी डेटा ओरिएंटेड या डेटा डोमिनेटेड एप्लीकेशन होती हैं। और जैसे कि हमने कहा कि कोई एटीएम मशीन है या कोई टेलीफोन एक्सचेंज का सॉफ्टवेयर है, ये सब के सब कंट्रोल डोमिनेटेड सिस्टम्स कहलाते हैं। अच्छा, इनको ज़रा सा डिटेल में और देख लेते हैं ताकि हम आगे जाके जब टेस्ट केसेस बनाएंगे तो हमें कुछ ना कुछ तो पता हो कि हम क्या करने जा रहे हैं। ये जो हमारे डेटा डोमिनेटेड सिस्टम्स हैं, इनके अंदर कंट्रोल का पार्ट जैसे मैंने कहा ज़रा सा कम होता है एज़ कम्पेयर टू द अमाउंट ऑफ डेटा दे मैनेज। तो इसमें कंट्रोल का पार्ट वो है जहाँ पे सिस्टम ने रिएक्टिव होना है यूज़र की इंटरेक्शंस की बेस पर। ये सिस्टम आमतौर पे देखा जाए तो ज़रा सा स्टैटिक से रहते हैं रिलेटिवली कंट्रोल डोमिनेटेड की बजाय। इसमें बस सिस्टम ने ये याद रखना है कि अच्छा यूज़र ने लॉग इन किया हुआ है, या अच्छा मिसाल के तौर पर फ्लेक्स के अंदर मैं एक क्विज़ के मार्क्स अपडेट करने जा रहा हूँ, तो सिस्टम ने ये ज़रूर देखना है कि ये क्विज़ की स्टेट या ये जो क्विज़ की एंट्री एक दफ़ा हो चुकी हुई है। अगर क्विज़ की एक दफ़ा एंट्री नहीं हुई नंबरों की तो उसके नंबर अपडेट नहीं किए जा सकते होंगे। तो इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें तो याद रखनी पड़ती हैं, लेकिन इसके अलावा कोई ऐसा नहीं है कि इस जैसे एटीएम के केस में हो सकता है कि यूज़र ने कार्ड इंसर्ट कर दिया हुआ है या यूज़र ने इससे पहले कौन सी की प्रेस की थी, ठीक है ना, इस तरह की चीज़ें नहीं है। ये जो सीक्वेंस वहाँ पे याद रखना होता है ना, वो सीक्वेंस इस जगह पे याद रखना इतना ज़रूरी नहीं है। इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी नहीं है इसके लिए कि यूज़र ने इतने छोटे से टाइम के अंदर अंदर ये 4 डिजिट सेंटर करने ही हैं या 5 डिजिट सेंटर करने ही हैं। तो इस सिस्टम ने इतना ज़्यादा रिलेशनशिप समझ लें आप नहीं रखा हुआ अपनी इन्वायरमेंट के साथ, और ये सिस्टम ज़्यादा फोकस कर रहा है ट्रांजैक्शंस ऑन डेटाबेस को सपोर्ट करने पे, ज़्यादा फोकस कर रहा है डेटा को एक्सेस करने के ऊपर। जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है कि मुझे फॉर एग्जांपल मैंने कहा था रिपोर्ट ला दें जी पिछले हफ्ते में या पिछले महीने में इस एम्प्लॉय को कितनी सैलरी गई है टोटल, तो ये एक एक्सेस करने की रिक्वेस्ट की गई थी। इस डेटा को एक्सेस करके फॉर्मेट किया जाएगा और मुझे डिस्प्ले करवा दिया जाएगा। जब मैं अपने फ्लेक्स के अंदर कोई इवैल्यूएशन शीट देखना चाहता हूँ कि इस वक्त मैंने तमाम मार्क्स लगा दिए हैं स्टूडेंट्स के, तो अब मुझे दिखा दें जी कि कितने स्टूडेंट्स के मतलब कौन से स्टूडेंट्स टॉप पर हैं या स्टूडेंट्स का टोटल एग्रीगेट क्या बन रहा है वगैरह वगैरह। ये चीज़ें मैं डेटा एक्सेस करके फॉर्मेट करवा रहा हूँ और डिस्प्ले करवा रहा हूँ। तो मेरा इंटरेक्शंस का सीक्वेंस बड़ा सादा सा है।
इसमें कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं कि पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। मैं किसी भी पेज से किसी भी पेज पर जा भी सकता हूँ बड़े आराम से, गिवन द इंटरफेस। हाँ, कुछ याद रखनी पड़ती हैं चीज़ें, जैसे मैंने कहा कि स्टेट ऑफ द क्विज में भी याद रखनी पड़ेगी, या कुछ ये भी याद रखना पड़ सकता है कि जी मैंने वापस जाना है, मैं बैक कर रहा हूँ। आमतौर पे ये भी एप्लीकेशन नहीं याद रख रही होती, ये उसके बाहर ही, एप्लीकेशन के बाहर ही अब हमें सपोर्ट होती है वेब बेस्ड एप्लीकेशंस के अंदर कि हम बैक ट्रेवल कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी जो सिस्टम्स की, वो हमारी कंट्रोल डोमिनेटेड सिस्टम्स कहलाते हैं। ये सिस्टम्स मुसलसल चलते जा रहे होते हैं, और जब भी इनकी कोई इंटरेक्शन किसी यूज़र से इस्टेब्लिश होती है या एनवायरनमेंट से इस्टेब्लिश होती है, ये उसको मेंटेन करते हैं। मेंटेन करने से क्या मुराद है? मतलब मैंने अगर एक कार्ड इंसर्ट किया है एटीएम के अंदर, तो अब ये मुझे उसके बदले में कोई ना कोई रिस्पॉन्स देगा सिस्टम, यकीनन, ठीक है। और फिर वो याद रखिएगा कि मैंने जब रिस्पॉन्स दिया था इस यूज़र को, उसको कितनी देर हो गई है, और अभी तक यूज़र ने मुझे कुछ इनपुट दिया या नहीं दी, और मैंने उसके बाद क्या बिहेव करना है। और इस पूरे इंटरेक्शन, इस पूरे रिलेशनशिप के अंदर यूज़र की तरफ से बहुत कम इंफॉर्मेशन इंटर की जा रही होगी। फॉर एग्जांपल कोई डिजिट या कोई बटन ही प्रेस किया जा रहा होगा, इसके अलावा तो शायद कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं जा रही होगी। और इस तमाम एक एक बटन प्रेस के ऊपर ही यूज़र का मतलब सिस्टम पीछे से डिसाइड करेगा, अच्छा कि अब मुझे फर्दर कौन सा सेट ऑफ ऑप्शंस डिस्प्ले करना है। पहले मुझे 4 बटन्स दिखाए गए, उनके बाद मैंने इसमें से एक सिलेक्ट किया तो मुझे 8 बटन्स और दिखाए गए, उनमें से मैंने एक सिलेक्ट किया तो मुझे 2 बटन्स दिखाए गए, वगैरह वगैरह। ये पूरा का पूरा जो कंट्रोल है, ये डिसाइड हो रहा है बेस्ड ऑन यूज़र इनपुट्स, और डेटा असल में बहुत थोड़ा ट्रैवल कर रहा है कहीं, या बहुत थोड़ा प्रोसेस हो रहा है कहीं पे। डेटा प्रोसेसिंग तो यहाँ पे थोड़ी सी है, उसमें फॉर्मेटिंग भी खास कोई नज़र नहीं आ रही कि उसमें एक अकाउंट से मैक्सिमम क्या होना है, या उससे छोटा सा एक्सेस का आना है कि जी अच्छा आपकी अमाउंट कितनी है, बैलेंस फॉर एग्जांपल चेक करने की ज़रूरत थी, या एक डेबिट क्रेडिट में से एक प्रोसेस होना है। तो ये 2 या 3 प्रोसेस हैं जो कि असल में परफॉर्म होने हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा कोई डेटा फॉर्मेटिंग, डेटा एक्सेस एंड डिस्प्लेइंग ऑफ डेटा इन पर्टिकुलर फॉर्मेट, इस तरह की चीज़ें ज़रा सी कम होती हैं। इसके बजाय हमारे स्क्रीन कंट्रोल्स काफ़ी सारे चल रहे होते हैं। एक और एग्जांपल अगर हम इसकी ले लें, जैसे टेलीफोन एक्सचेंज की एग्जांपल है, तो उसमें भी किसी बंदे ने जैसे हम अपने फास्ट की देख लें, फैकल्टी मेंबर्स की टेलीफोन एक्सटेंशंस हैं, हम एक अपना रिसीवर उठाते हैं तो सिस्टम हमसे इंटरेक्ट करना शुरू कर देता है। सिस्टम कहता है जी डायल टोन आप अब रिसीव कर रहे हैं। अच्छा जी, डायल टोन में रिसीव करते हुए मैं एक बटन प्रेस करता हूँ तो सिस्टम फिर मुझे रिस्पांस देता है, वो मुझे उस बटन की आवाज़ सुनाता है कि अच्छा जी अब आपने ये वाला बटन एक प्रेस कर लिया है। जितने बटन मैं प्रेस करूँ मुझे उतनी दफ़ा आवाज़ भी आती है। और फिर अगर मेरा वो कोई वैलिड एक्सटेंशन नंबर था तो उसको जाकर कॉल मिल जाएगी, ठीक है। तो मुझे भी पता चल जाएगा कि कॉल मिल गई है, यानी मुझे एक बेल आना शुरू हो जाएगी कि हाँ जी, यानी ये इंडिकेशन आना शुरू हो जाएगी कि हाँ जी इस यूज़र को अब बेल जाना शुरू हो गई है। और दूसरे यूज़र को भी नज़र आना शुरू हो जाएगा, सॉरी पता चलना शुरू हो जाएगा कि मेरे पास कोई कॉल आई है। तो ये सिस्टम मुसलसल इंटरेक्ट कर रहा है, इसने मुसलसल मुझसे अपना कनेक्शन इस्टेब्लिश किया हुआ है, एक एक चीज़ बताता है। अगर मैंने डायल टोन, अगर मैंने फॉर एग्जांपल एक्सटेंशन नंबर सही डायल नहीं किया था तो सिस्टम मुझे फौरी तौर पर बताएगा कि आपने सही नंबर डायल नहीं किया, वो कोई बिजी टोन या कोई डिफरेंट किस्म की टोन बताना शुरू कर देगा, जिसके ज़रिए में पता चल जाएगा कि सिस्टम ने सही कि मैंने एक सही नंबर एंटर नहीं किया। तो इसमें कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा होता है कंट्रोल डोमिनेटेड सिस्टम्स के अंदर। तो इस तरह के जो सिस्टम्स होते हैं, सॉफ्टवेयर सिस्टम्स जो कि स्टेट बेस्ड होते हैं, चाहे वो ज़्यादा स्टेटफुल हों या कम हों, यानी डेटा डोमिनेटेड हों चाहे या कंट्रोल डोमिनेटेड हो, ऐसे कहना चाहिए, ज़्यादा सही स्टेटमेंट है। तो ऐसे सिस्टम्स को आमतौर पे लोग मॉडल कर लेते हैं यूजिंग स्टेट मशीन्स। तो हमने देखा है स्टेट डायग्राम्स वेब बेस्ड एप्लीकेशन के लिए भी लोग बनाते हैं, और स्टेट डायग्राम्स इस तरह की डिवाइसेस के लिए जहाँ पे इस तरह की मशीन जैसे एटीएम हो गई या टेलीफोन स्विचेस हो गए, या ऐसी डिवाइसेस या ऐसे सिस्टम्स जिसमें हार्डवेयर का रोल काफ़ी ज़्यादा है, छोटे छोटे कंट्रोलर्स लिखने पड़ रहे हैं, वहाँ पर भी जो कंट्रोलर्स लिखने पड़ रहे हैं उससे भी नज़र आ रहा है कंट्रोलर्स ही डिसाइड करते हैं कौन सी चीज़ कहाँ से कहाँ जाएगी, जो माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं। तो वो कंट्रोलर्स लिखने पड़े, वहाँ पर भी स्टेट डायग्राम्स बन रही होती हैं। तो ये जो स्टेट मशीन्स आमतौर पर स्पेसिफाई कर रही होती हैं सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स को, उन स्टेट मशीन्स
के लेवल पर आकर, यानी उन स्टेट मशीन्स को अगर हम टेस्ट करना चाह रहे हैं, उनकी बेस पे टेस्टिंग करना चाह रहे हैं, तो हम ऐसे सिस्टम्स को जो कि स्टेट बेस्ड सिस्टम्स हैं उनको टेस्ट करना चाह रहे हैं असल में। तो ये जो स्टेट मशीन्स होंगी ये आमतौर पे करेंगी क्या, ये इस सॉफ्टवेयर सिस्टम की हम जिस लेवल पर हम इन स्टेट मशीन्स को देखना चाह रहे हैं असल में टेस्टिंग के लिए, वो कौन सा लेवल है कि सॉफ्टवेयर सिस्टम अपनी इन्वायरमेंट से कैसे इंटरेक्ट करता है, हम ये चेक करना चाह रहे हैं। इफ़ यू रिकॉल, हम सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर रहते हुए देख रहे थे एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से कैसे इंटरेक्ट करता है, तो उसको हमने कहा था इंटीग्रेशन टेस्टिंग है। अब हमने उनको इंटीग्रेट कर लिया, हम अगर देखें तो एब्स्ट्रैक्शन के एक हायर लेवल पर आ चुके हैं, और अब हम देखना चाह रहे हैं कि अच्छा अब सिस्टम एक एंटिटी है तो ये अपनी इन्वायरमेंट से कैसे इंटरेक्ट करता है। तो ये जो स्टेट मशीन्स जिनको हम कह रहे हैं कि बनाई जाती हैं ऐसे सिस्टम्स के लिए जो स्टेट्स याद रखते हैं, उनकी स्टेट मशीन्स को हम जिस लेवल पर देखना चाह रहे हैं इस वक्त, वो है सिस्टम लेवल। सिस्टम लेवल पर हम देखना चाह रहे हैं कि ये स्टेट मशीन अपनी इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन को कैसे मॉडल कर रही है। तो इसको हम कहते हैं स्टेट ट्रांजिशन टेस्टिंग, या कुछ लोग इसको स्टेट मशीन बेस्ड टेस्टिंग भी कहते हैं, या कुछ लोग कहते हैं कि दिस इज अबाउट टेस्टिंग स्टेट मशीन मॉडल्स। तो स्टेट मशीन एक सबसे पहले देख लेते हैं होती क्या है, उसके बाद हमें ज़रा बेहतर समझ आ जाएगी कि उस स्टेट मशीन को टेस्ट करने के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना। तो एक जो स्टेट मशीन होती है वो कुछ नज़र आ रही होती है। जैसे अगर हम देखें तो ये एक 5-6 स्टेट्स की 6-7 स्टेट्स की एक मशीन बनी हुई है, जिसमें हो ये रहा है कि एक ट्रैवल रिजर्वेशन एंड टिकटिंग सिस्टम है, जिसमें एक यूज़र आके किसी एजेंट को कुछ अपनी इंफॉर्मेशन बताता है कि मुझे ट्रैवल करना है एक जगह से दूसरी जगह, तो वो अपनी कुछ डेस्टिनेशन बता देता है, और डेस्टिनेशन बताने के बाद वो ये भी बता देता है कि जी मैंने कब ट्रैवल करना है और मैं कहाँ से ट्रैवल करूँगा वगैरह वगैरह, इस संग सब चीज़ें बता देते हैं। तो उसके बदले में यूज़र जो है वो ट्रैवल एजेंट जो है वो क्या करता है जी, वो उसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन रिजर्व कर देता है, सॉरी कोई टिकट रिजर्वेशन बना देता है। रिजर्वेशन बन गई तो हमने कहा कि रिजर्वेशन इज इन मेड स्टेट, और इस पॉइंट पर आकर सिस्टम देख रहा होता है कि अच्छा जी एक आपको टाइम एलोकेट कर दिया गया है, इस टाइम के अंदर अंदर आपने क्या करना है, आपने इस टाइम के अंदर अंदर रहते हुए पेमेंट करनी है, ताकि इस पेमेंट के अगेंस्ट आपको कोई ना कोई टिकट दी जा सके। अच्छा जी, अब ये इसका मतलब ये हुआ कि मेड स्टेट से आपकी जो रिजर्वेशन है वो चली जाएगी पेड स्टेट के अंदर, आइदर अगर यूज़र ने एक टाइम के अंदर अंदर पे कर दिया, वरना वो रिजर्वेशन जरी बात है कुछ देर के अंदर का पे नहीं कर सके, तो शायद हो सकता है वो पे किए बगैर कैंसिलेशन स्टेट में चले जाए, जिसको कैंसल्ड नॉन पे के तौर पर यहाँ पर मॉडल किया गया। इसी तरह से हो सकता है कि रिजर्वेशन करने के कुछ देर बाद यूज़र को लगे कि नहीं मैं तो नहीं जा सकता, कुछ दिन बाद पेमेंट का भी टाइम मौजूद है, तो उसने कहा कि आप कैंसिल कर दें, मैं किसी और टाइम पे चला जाऊंगा। ऑल राइट, एजेंट वुड कैंसिल दिस थिंग, और ये कैंसिलेशन साथ ही जरूरी बात है एजेंट ने की है, तो एजेंट इस वक्त हमारा एग्जैक्ट यूज़र है, और उसकी कैंसिलेशन के ऊपर उसको पता चलेगा कि हाँ जी द थिंग हैज़ बीन कैंसल्ड। पेड स्टेट से भी कस्टमर कह सकता है कि नहीं मैं नहीं जा सकता, तो अभी उसने टिकट ली नहीं थी आके, लेकिन उसने पे कर दिया था। अब वंस अगेन ये भी यूज़र को नज़र आने वाला इवेंट है, ये कस्टमर ने कहा था कि मैं नहीं जा सकता, लेकिन यूज़र हमारा कौन है, जो ट्रैवल एजेंट है फॉर एग्जाम्पल, तो उस ट्रैवल एजेंट को नज़र आएगा कि हाँ जी पेड स्टेट से कैंसिल स्टेट में जा रहा है सिस्टम, यानी उसको इस इवेंट का पता ज़रूर चलेगा कि पेड एक चीज़ हो गई थी और वहाँ से अब उसका स्टेटस कैंसल्ड हो गया है, और ना इट इज़ कैंसल्ड बाय द कस्टमर, इट इज़ नॉट कैंसल्ड ड्यू टू नॉन पेमेंट। अच्छा, एक और सिनेरियो देख लेते हैं जिसमें यूज़र ने सॉरी कस्टमर ने पेमेंट भी कर दी थी और आके उसने टिकट भी ले ली, या टिकट खुद से प्रिंट कर ली कहीं, और प्रिंट की रिक्वेस्ट आई और सिस्टम की तरफ से टिकट आउटपुट की गई। सिस्टम का एक्शन ये था कि उसने टिकट देनी थी तो अब रिजर्वेशन की स्टेट हो गई है टिकटेड। अब यूज़र ने कस्टमर ने क्या किया, कस्टमर साहब गए जहाज़ पे या बस पे, उन्होंने जो भी बोर्डिंग के टाइम पे जो साहब टिकट देख रहे होते हैं उनको टिकट दिखाई, और वो टिकट उनको देने के बाद टिकट की स्टेट हो गई है या उस रिजर्वेशन की स्टेट हो गई है यूज्ड। अब इसके बाद सिर्फ क्या होगा, इसके बाद सिर्फ एक और स्टेट है जिसको हम कह रहे हैं टर्मिनल स्टेट है हमारे सिस्टम की, वहाँ तक चीज़ पहुँच रही है कि अच्छा हम इन रिजर्वेशन एक इनिशियल स्टेट से शुरू हुई, मेड पे गई, वहाँ से पेड पे गई, पेड से टिकटेड पे गई और उसके बाद यूज्ड हो गई, और हमारा ये पूरे का पूरा सिनेरियो अब ख़त्म हो गया।
यहाँ पर आकर अगर हम देखें तो हो ये रहा है कि हमारी अब फर्दर कोई क्या कहना चाहिए स्टेट रहने की सिस्टम की जिस पे हमारी रिजर्वेशन जा सकती। हाँ, इस डायग्राम को हम जितना चाहें और एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारा ऑब्जेक्टिव एक्सपेंड करना नहीं है इस डायग्राम को। हम बस ये देख रहे हैं कि इस डायग्राम को इस्तेमाल करते हुए हम टेस्टिंग कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें मेरे ख्याल हमें कर लेनी चाहिए, जैसे कि ये वाली एक ट्रांजिशन बना देनी चाहिए और ये वाली भी बना देनी चाहिए। तो इसमें जो स्टेट्स नज़र आ रही हैं वो ओवल के ज़रिए या बबल के ज़रिए या इस सर्कल के ज़रिए रिप्रेजेंट की गई हैं, और ये जो एरोस हैं हमारे, ये जो आर्क्स हैं, ये हमारी ट्रांजिशंस कहलाती हैं। ये ट्रांजिशंस किसको रिप्रेजेंट करती हैं? मुख्तलिफ इवेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। फॉर एग्जांपल, मनी वाज पेड और इंफॉर्मेशन वाज गिवन, इट वाज एन इवेंट, इंफॉर्मेशन वाज गिवन। So if information was given, it was an event, and reservation entered the made state. Print request was given, so the reservation changed from paid state to ticketed state. Similarly, somebody has actually cancelled the ticket after getting it issued. Now the system would also like to have a ticket that was issued before the system can process the refund. तो अगर आप देखें तो बाज़ औक़ात सिस्टम में कुछ एक्शंस भी परफॉर्म करने हैं। ये एक्शंस हैं, ये स्लैश के बाद दिखाए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर रिफंड है, जैसे कि यहाँ पर रिफंड है, और इधर स्टार्ट पे टाइमर भी एक एक्शन था, अगर हमें नज़र आ रहा हो, इधर स्टार्ट पे टाइमर भी एक एक्शन जो सिस्टम में परफॉर्म करने होते हैं। एक और स्टेट डायग्राम देख लेते हैं जो छोटी सी बनी हुई है एटीएम मशीन के लिए। इसमें जी कार्ड एंट्री हो रही है। कार्ड एंट्री हमारी इनिशियल स्टेट है। इनिशियल स्टेट से अगर हम देखें तो हम जा सकते हैं पिन एंट्री के ऊपर। हम पिन एंट्री से वापस कार्ड एंट्री के ऊपर भी आ सकते हैं। पिन एंट्री के अंदर यूज़र ने कोई ना कोई पिन एंटर करनी है। यहाँ पर एक्शन क्या है, सॉरी इवेंट क्या है, फेड पिन का इवेंट है, और एक्शन क्या होना है, डिस्प्ले स्क्रीन का एक्शन परफॉर्म होना है। इधर हम वी आर अवेटिंग ट्रांजेक्शन चॉइस की स्टेट पर चले गए, यानी सिस्टम पहले कार्ड एंट्री की स्टेट पर ही रहता है जब तक उसको वैलिड कार्ड नहीं मिल जाता। एक लेजिटिमेट कार्ड अगर मिल गया है तो अब सिस्टम पिन एंट्री पर जाएगा। अगर लेजिटिमेट कार्ड नहीं है, रॉन्ग कार्ड इंसर्ट किया जा रहा है बार बार, तो क्या हो रहा है, तो डिस्प्ले स्क्रीन ही बार बार नज़र आ रही है जो कि स्क्रीन नंबर 1 है, और सिस्टम दूसरा काम क्या कर रहा है, कार्ड बार बार रिजेक्ट कर रहा है। यानी इस लूप के ऊपर हमें नज़र आ रहा है कि जब भी रॉन्ग कार्ड आएगा, ये एक इवेंट है, इस इवेंट पर सिस्टम ने 2 काम करने हैं। सिस्टम शुड डिस्प्ले स्क्रीन S1 एंड देन इजेक्ट कार्ड। इस पॉइंट पर लेजिटिमेट कार्ड है और डिस्प्ले स्क्रीन। यहाँ पे हमें इनिशियल स्टेट जो नज़र आ रही है वो हम ये देख रहे हैं कि इस एरो के ज़रिए दिखाई गई है। इस पर सिस्टम का इससे पहले एक्शन जो था डिस्प्ले स्क्रीन का एक्शन था। यहाँ पर इनिशियल स्टेट इस छोटे से डॉट के ज़रिए दिखाई गई थी। हल्की सी चेंज ऑफ नोटेशन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा जी, एक और हमारा पॉइंट हो सकता है जिसके अंदर हम कह रहे हैं कि एक और हमारी मिसाल हो सकती है जो हम देखना चाहेंगे अभी। जस्ट अ मोमेंट। अच्छा जी, तो ये हमारी एक और एग्जांपल है जिसमें हम देखना चाह रहे हैं कि स्टेट मशीन मॉडल किस तरह का हो सकता है। अच्छा, यहाँ से मैं कुछ रिमूव कर दूँ ताकि ये डायग्राम हमारी ख़राब ना हो रही हो। अच्छा जी, इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो ये एग्जांपल इस छोटे से सिनेरियो को रिप्रेजेंट करे जिसमें एक टेलीफोन स्विच है PBX, और ये एक प्राइवेट एक्सचेंज है। अब इसके अंदर हो क्या रहा है, इसके अंदर एक रिमोट फ़ोन है यहाँ पर राइट साइड पर, और एक हमारे पास लोकल फ़ोन है जो कि लेफ़्ट साइड पर है। ये वाले जो फ़ोन्स हैं, इन फ़ोन्स के अंदर जैसे एक लोकल फ़ोन वाली चीज़ जो है वो कॉल करने के लिए इस्तेमाल हो रही है, रिमोट फ़ोन वाली रिसीव करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। इस पूरे सिस्टम के लिए जो स्टेट डायग्राम वो इधर बनी हुई है, जिसमें ऑन होल्ड है या एट डायल एट डिजिट है, इस तरह के स्टेट्स हैं। ये स्टेट्स हमारी नज़र आ रही हैं, और ये एरोज रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे एक्शंस को जो कि स्लैश के बाद है, और इवेंट्स को जो कि स्लैश से पहले हैं। तो एक चीज़ हमें देखी कि कंसिस्टेंट हमारी नोटेशन चल रही है इवेंट्स और एक्शंस को रिप्रेजेंट करने की, कि पहले इवेंट लिखा जाता है एक एरो के ऊपर और उसके बाद एक्शन लिखा जाता है एक एरो के ऊपर।
अच्छा, दूसरा, स्टेट्स को सबके सब लोग बबल के तौर पर मॉडल कर रहे हैं या ओवल के तौर पर मॉडल कर रहे हैं या बॉक्स के तौर पर मॉडल कर रहे हैं, राउंडेड बॉक्स एक तरह का, और ट्रांजिशंस को एरोस के तौर पर मॉडल कर रहे हैं। जो थोड़ी सी चेंज आ रही है वो आ रही है हाईलाइटिंग द इनिशियल स्टेट। ये जो डायग्राम अभी नजर आ रही है हमें पीबीएक्स वाली, इसके अंदर ओ एच हमारी ऑन जो होल्ड है वो हमारी ऑन हुक जो है ये हमारी एक इनिशियल स्टेट है। ये इस डायग्राम को जिसने बनाया, आपकी किताब की डायग्राम है ये, टेक्स्ट बुक वाली, नाइक वाली, इसके अंदर उन्होंने एक्सप्लिसिटली मेंशन किया हुआ है कि ये इनिशियल स्टेट है। अगर वो एक्सप्लिसिटली मेंशन ना करते तो फिर हमें यहाँ पर एक एरो ड्रॉ करवाना पड़ता जिसके जरिए पता चलता कि ये एक इनिशियल स्टेट है। खैर, अभी अज्यूमिंग कि ये एक इनिशियल स्टेट है, हम लेके चल रहे हैं इसको। अच्छा जी, इसी तरह से इसमें एक और नोटेशन का अगर नज़र आ रहा है, एक पॉइंट फ़र्क नज़र आ रहा है, वो है कि ओ एच 2 मरतबा ड्रॉ की गई है। ओ एच यहाँ पर 2 मरतबा सिर्फ इसलिए ड्रॉ की गई है कि सिर्फ इसलिए ड्रॉ की गई है कि क्लटर ना हो, वरना यकीनन वो यहाँ से किस तरह का एरो ड्रॉ कर सकते थे। ठीक है, ये इट इज़ एक्चुअली इक्विवेलेंट कि अगर आप ये वाले एरोज ड्रॉ करें या इसको ऐसे ड्रॉ कर लेने दें। ये इस किताब ने सिर्फ ये किया है कि इस किताब ने इसको ड्रॉ करवा लिया है, अलग से ड्रॉ कर दिया है ओ एच को 2 बार। आप इसको ऐसे ही लें जैसे ये ओ एच सेम स्टेट ही है। अच्छा जी, अगर हम देखें इन दोनों चीज़ों को, इन तीनों एग्जांपल्स को, तो हमें नज़र ये आ रहा है कि एक स्टेट मशीन के अंदर ये कुछ चीज़ें तो होती ही हैं। वेयर स्टेट मशीन इज रिप्रेजेंटेड बाय एम, उसके अंदर जो कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं उनमें एक तो सेट ऑफ स्टेट्स है जिसको यहाँ पे क्यू से रिप्रेजेंट किया गया है, एक सिग्मा है जो कि सेट ऑफ इनपुट्स हैं। ठीक है, इनपुट सिंबल्स का सेट सिग्मा कहलाता है एक स्टेट मशीन के अंदर। एक डेल्टा ट्रांजिशन फंक्शन है और क्यू नॉट एक इनिशियल स्टेट है। वो इन तीनों डायग्राम्स में इनिशियल स्टेट बताई हुई है। फाइनल स्टेट का भी सेट होता है जो कि सबसेट होता है क्यू का। लेकिन यहाँ पर सिवाय पहली वाली एग्जांपल के, जो टिकट रिजर्वेशन वाली एग्जांपल थी, किसी दोनों में किसी ने फाइनल स्टेट नहीं बताई हुई, क्योंकि फाइनल स्टेट शायद उनको लग रहा है कि वो कोई चीज़ यहाँ पर है भी नहीं है, सिस्टम ने एक पर्टिकुलर स्टेट में रहना है। फॉर एग्जांपल ऑन हुक का मतलब है कि रिसीवर जो है वो क्रैडल के ऊपर रखा गया है, तो अब सिस्टम इस स्टेट के अंदर मुसलसल है। ठीक है, तो इसके अंदर बार बार उनको ये बताने की जरूरत नहीं कि फाइनल है या नहीं है, बस इसका मतलब सिस्टम इस स्टेट में रहता है, तो इसलिए उन्होंने इसको एक्सप्लिसिटली मेंशन। ऐसी स्टेट मशीन जिन्होंने कोई आउटपुट भी प्रोड्यूस करनी होती है उनको हम कहते हैं ट्रांसड्यूसर्स हैं। तो हमारी किताब जो है नाइक वाली, उसमें एक इस मशीन को 5 टेबल की बजाय, यानी स्टेट मशीन जो 5 टेबल ऊपर दिखाई गई है, क्यू सिग्मा डेल्टा क्यू नॉट एफ वाली, उसकी बजाय इसको 6 टेबल के तौर पर डिफाइन किया हुआ है। बाकी लोग भी ऐसे डिफाइन करते हैं ट्रांसड्यूसर्स को। होते तो वो स्टेट मशीन ही है, बस वो आउटपुट भी जनरेट कर रहे होते हैं। इनमें अगर हम देखें तो कुछ नोटेशन है देखने वाली जो समझने वाली है। क्यू की जगह एस को इस्तेमाल किया गया है टू डिनोट द सेट ऑफ स्टेट्स। सिग्मा की जगह आई को इस्तेमाल किया गया है टू डिनोट द सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स। डेल्टा वैसे ही है, क्यू नॉट की जगह एस नॉट आ गया। अब जो अगली दो चीज़ें, इंस्टेड ऑफ गिविंग अ सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स, हमें नज़र ये आ रहा है कि हमें एक सेट ऑफ आउटपुट सिंबल्स मिल रहा है, या आउटपुट्स पता चल रहा है कि क्या क्या आउटपुट आएगी। और उसके बाद लेमडा जो है इट रिप्रेजेंट्स द आउटपुट फंक्शन, कि किस इनपुट इवेंट पर एक किस पर्टिकुलर स्टेट से क्या आउटपुट जनरेट होगी। यानी इट वुड बी अ फंक्शन फ्रॉम एस क्रॉस आई टू ओ, राइट। यानी इसके हम किस स्टेट से क्या इनपुट सिंबल आएगा तो क्या आउटपुट दी जा रही होगी बाय द सिस्टम। तो ये हमारी नोटेशन है अभी तक। इसको हम देखेंगे कि किताब में भी इस्तेमाल किया गया और हम भी शायद आगे जाके इसको साथ साथ देख रहे हों। ये तो हमने देख लिया कि स्टेट मशीन ग्राफिकली कैसे नज़र आ रही होती है। अब ज़रा देखते ही हैं कि ये सब की सब चीज़ें ट्रांजिशन टेबल की फॉर्म में किस तरह से दिखाई जाती हैं। तो ये जो हमने अभी कुछ देर पहले एग्जांपल देखी अपने टेलीफोन एक्सचेंज वाली, उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर मौजूद, ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें इस एग्जांपल को। यहाँ पर हमें नज़र ये आ रहा है कि जो हमारे सिंबल्स थे उन एब्रीविएशंस के अगेंस्ट क्या मतलब निकलता है। ओ एच का मतलब ऑन हुक है, ए डी का मतलब एट डिजिट है, यानी यहाँ पर यूज़र एक नंबर डायल कर रहा होगा और सिस्टम इज वेटिंग कि यूज़र क्या डायल कर रहा है।
सिमिलरली इनपुट आउटपुट को भी यहाँ पे बताया गया है, ऑफ हुक इज OFH, ऑन हुक इज ONH एंड सो ऑन। तो ये दिस जस्ट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। इसके फर्दर डिटेल्स आप अपनी टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं, उसमें इसको काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया, काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि ये एक हमें आसानी हो जाए कि इन नोटेशन से या इन छोटी छोटी एब्रीविएशन से बनता क्या है। हमें कुछ देर पहले डायग्राम देखी, छोटी सी करके यहाँ पे दिखाई गई, ये साथ ही, ताकि हमें नज़र आता रहे कि ये इस डायग्राम के अगेंस्ट क्या बन रहा है। तो इसको हम कह सकते हैं कि इस डायग्राम को स्टेट ट्रांजिशन टेबल के ज़रिए रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो हमें नज़र आ रहा है कि राइट साइड पर अगर हम देखें, छोटी सी डायग्राम नज़र आ रही है हमें। इसमें यहाँ पर ये ऑन हुक का इवेंट हो रहा है, ठीक है जी। ये जो ऑन हुक का इवेंट है, वहाँ से हम AD पर गए, AD इज अनदर इवेंट, सॉरी ऑन हुक का इवेंट नहीं था, ऑन हुक की स्टेट थी हमारी। उस स्टेट से हमारा एक ऑफ हुक का इवेंट हुआ है, LP ऑफ हुक का, वहाँ से हम AD स्टेट पर चले गए। इधर से एक LP डायल टोन का इवेंट हुआ है और हम दोबारा फिर उसके बाद हम AD स्टेट से हमारा LP ऑन हुक का इवेंट हुआ है और हम दोबारा फिर OH स्टेट पर वापस चले गए। तो हमें अगर टेबल पे देखें, टेबल में OH से एक करंट इवेंट हुआ था LP OFH का, यानी ऑफ हुक, यानी रिसीवर उठा लिया गया। इसकी सादा जुबान में इसका मतलब ये है। और सिस्टम ने आउटपुट क्या दी, लोकल फ़ोन पर ही, LP स्टैंड फॉर लोकल फ़ोन, वहाँ पर डायल टोन आना शुरू हो गई। ठीक हो गया जी। और हमारी नेक्स्ट स्टेट क्या बन गई, सिस्टम इज़ नाउ वेटिंग फॉर द यूज़र टू ऐड डिजिट्स, यानी नंबर डायल करने का इंतज़ार किया जा रहा है। एक और ट्रांजिशन हमारी क्या है, AD से इनपुट हुआ ऑन H और सिस्टम ने कोई काम नहीं करना था, सिस्टम वुड हैव टू रिटर्न टू OH स्टेट। आखिरी वाली जो इनमें से नज़र आ रही है ट्रांजिशन, वो हमारी AD की करंट स्टेट के ऊपर रहते हुए कोई नंबर एंटर किया गया जो करेक्ट नंबर था, और उसकी बेस पर लोकल फ़ोन को पता चल गया कि मैं कॉल कर रहा हूँ, अभी बेल जा रही है, और रिमोट फ़ोन पर भी रिंग का इवेंट हो रहा है, यानी रिंग की एक्टिविटी हो रही है। और हमारी जो इस वक्त स्टेट होगी वो होगी रिंगिंग स्टेट, ठीक है, RNG से इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। अच्छा जी, हमने देखा अभी कुछ देर पहले एक ट्रांजिशन टेबल। तो ट्रांजिशन टेबल को इस्तेमाल करके अब हमने टेस्ट केस कैसे जनरेट करने हैं, अब हम उसकी तरफ आते हैं। सबसे पहले तो हमें देखना ये चाहिए कि हम करना क्या चाह रहे हैं। हम स्टेट मशीन की बेस पर ये मेक श्योर करना चाह रहे हैं, स्टेट मशीन बनी हुई है, उसकी बेस पर एक इम्प्लीमेंटेशन कर दी गई है। अब हम ये मेक श्योर करना चाह रहे हैं कि हमारी जो इम्प्लीमेंटेशन है ये बिल्कुल वैसे ही काम कर रही है जैसा कि कहा गया था स्पेसिफिकेशन के अंदर। यानी इन अदर वर्ड्स हम कंफर्म कर रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन बिहेव्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्पेसिफिकेशन। इस चीज़ को कहते हैं कन्फॉर्मेंस टेस्टिंग। तो कन्फॉर्मेंस टेस्टिंग करने का जो तरीका है वो यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया। ये बड़ा सादा सा तरीका है। सबसे पहले क्या करें, जस्ट ऑब्टेन सीक्वेंस ऑफ स्टेट ट्रांजिशंस फ्रॉम स्टेट मशीन मॉडल M, यानी जो हमें रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के अंदर या मे बी डिज़ाइन के अंदर एक रिक्वायरमेंट्स एक स्टेट मशीन मॉडल दिया गया है, एक एनालिसिस मॉडल था फॉर एग्जांपल ये। तो ये जो दिया गया है इस मॉडल के अंदर से स्टेट ट्रांजिशन सीक्वेंस ले रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम अपनी टेलीफोन एक्सचेंज की एग्जांपल लें तो उसमें एक सीक्वेंस हो सकता है OH स्टेट पर बैठा हुआ है सिस्टम, OH स्टेट से AD स्टेट पर गया और AD स्टेट से दोबारा फिर OH स्टेट पर आ गया। हमारी जो टिकटिंग एग्जांपल थी रिजर्वेशन वाली, उसके अंदर हो सकता है कि जी पहले सिस्टम हो रिजर्वेशन मेड की स्टेट के अंदर, रिजर्वेशन मेड की स्टेट से हम चले गए पेड की स्टेट के अंदर, पेड की स्टेट से हमने एक इवेंट हुआ और उसकी बेस पे टिकटेड स्टेट पर आ गए। ये इवेंट क्या था कि यूज़र ने कहा था मेरी टिकट प्रिंट कर दें। अच्छा, टिकटेड स्टेट के अंदर आने के बाद वो यूज़र ने उस टिकट को इस्तेमाल कर लिया, यूज स्टेट के अंदर चले गए। तो इट इज़ वन सीक्वेंस। तो पहले मैंने एक सीक्वेंस आपको बताया OH से AD से OH तक का, वो एक सीक्वेंस था स्टेट ट्रांजिशंस का फॉर टेलीफोन एक्सचेंज प्रॉब्लम। और दूसरा मैंने बताया मेड से, पेड से, टिकटेड से यूज्ड स्टेट का सीक्वेंस। ये मैंने आपको बताया रिजर्वेशन सिस्टम की एग्जांपल में से। दीज आर टू डिफरेंट सीक्वेंसेस फॉर टू डिफरेंट एग्जांपल्स। अब हमने करना क्या होता है, इन सीक्वेंसेस को कन्वर्ट करना होता है इनटू टेस्ट सीक्वेंसेस। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इन सीक्वेंसेस के अंदर इंफॉर्मेशन बस नोट करते रहें कि इसमें इनपुट क्या थी और कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या देनी है स्पेसिफिकेशन ने।
इसमें इनपुट क्या थी और करस्पॉन्डिंग आउटपुट देने के साथ साथ स्टेट कौन सी हो जाएगी स्पेसिफिकेशन में हमारी मशीन की, यानी मशीन किस स्टेट से किस स्टेट पर जा रही है ये भी साथ याद रखना है। अगर हमने ये याद रख लिया तो इट वुड बी अ टेस्ट सीक्वेंस। अब हमें क्या काम करना होगा, अगला स्टेप 3 के ऊपर नज़र आ रहा है। स्टेप 3 के ऊपर नज़र ये आ रहा है कि हमें काम ये करना होगा कि हम इस इम्प्लीमेंटेशन को ये चेक करें कि इस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से वही सीक्वेंस जनरेट कर रही है जो करना चाहिए था इसको। यानी हमने एक टेस्ट सीक्वेंस इसको इनपुट किया और हम ऑब्जर्व ये करेंगे कि इसका आउटपुट सीक्वेंस और स्टेट चेंज का सीक्वेंस वही है जो स्पेसिफिकेशन में था, राइट। तो हम इम्प्लीमेंटेशन को इसकी स्पेसिफिकेशन के साथ मैच करके देख रहे होंगे और ये काम हम कहेंगे कि कन्फॉर्मेंस टेस्टिंग हमारी मुकम्मल हो गई है, कन्फॉर्मेंस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन हमारी हो गई है अगर हमने इनफ नंबर ऑफ ट्रांजिशन सीक्वेंसेस चूज कर लिए तो हम कहेंगे हाँ जी हमें एक कॉन्फिडेंस मिल गया कि हमने कन्फॉर्मेंस टेस्टिंग इस पर्टिकुलर इम्प्लीमेंटेशन की कर ली है। इन चीज़ों को ज़रा सा डिटेल में देखते हैं कि ये हमारा स्टेट ट्रांजिशन टेबल जो पिछली साइड पर था उसके अंदर से 2 रोज हमें हाईलाइट हुई नज़र आ रही है। ये जो 2 रोज हाईलाइट हुई हैं ये एक टेस्ट सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं जो मैंने कुछ देर पहले इंडिकेट मतलब रेफर भी किया था, बताया भी था कि ये टेस्ट सीक्वेंस हो सकता है एग्जाम्पल के तौर पर। यहाँ पर अगर हम देखें तो इस टेस्ट सीक्वेंस के अंदर पूरी की पूरी 2 रोज को हाईलाइट करने का मतलब ये है कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ जैसे अभी नीचे लिख दिया गया एक छोटे से बॉक्स के अंदर कि ये कॉमा सेपरेटेड 2 रिकॉर्ड्स आ गए हैं। पहले रिकॉर्ड के अंदर OH हमारी इनिशियल हमारी करंट स्टेट है, उसके बाद हमने क्या किया LP OFH का इवेंट ऑब्जर्व किया कि ये इनपुट हुई है या इनपुट इवेंट है, LP DT हमारा आउटपुट है या एक्शन है और AD हमारी नेक्स्ट स्टेट आ गई। अब ये सीक्वेंस चल रहा है AD से। अब अगला काम क्या हुआ, यूज़र की तरफ से ऑन H का इवेंट कर दिया गया। सिस्टम ने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ये नल इसलिए लिख दिया गया यहाँ पर, सिस्टम ने उसके बदले में सिर्फ अपनी स्टेट चेंज करनी है OH। तो दिस इज़ वन पर्टिकुलर सीक्वेंस जो कि एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ द सिस्टम है, सिस्टम ने ये बिहेवियर शो करना है। तो ये हमारा एक टेस्ट केस है असल में, ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस। तो इस तरह से सीक्वेंस बड़ा भी हो सकता है। इस सीक्वेंस को हम ये भी कह सकते हैं कि ये सिर्फ 2 चीज़ों का सीक्वेंस है। इसके साथ हो सकता है कि आप एक तीसरी स्टेट आ जाती AD के बाद आप चले जाते फॉर एग्जांपल किसी FP स्टेट के ऊपर, FP से आप चले जाते IAF वाली स्टेट के ऊपर और IAF से आप दोबारा OH के ऊपर आ जाते। ये बिल्कुल हो सकता था। दिस कुड बी अनदर सीक्वेंस। तो इस तरह के सेट्स ऑफ सीक्वेंसेस होंगे इस फॉर्म में अगर लिखे गए हैं तो ये हमारे टेस्ट सीक्वेंसेस कहला रहे हैं। सही हो गया जी। हम कुछ देर बाद जाके देखेंगे टेस्ट सीक्वेंस की थोड़ी सी डिटेल में भी एग्जांपल और भी बड़े टेस्ट सीक्वेंसेस भी, लेकिन यहाँ पे हम फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी अभी सब देख रहे हैं कि जी टेस्ट सीक्वेंस इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ रोज ऑफ स्टेट ट्रांजिशन टेबल। इसमें जो कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं वो कंपोनेंट्स हमारे करंट स्टेट वाला कंपोनेंट है हमारे पास, उसके अंदर हमारा इनपुट का कंपोनेंट मौजूद है और उसके अंदर हमें इनपुट के कंपोनेंट के साथ साथ हमें और क्या क्या नज़र आ रहा है, हमें आउटपुट का कंपोनेंट भी नज़र आ रहा है और हमें नेक्स्ट स्टेट वाली चीज़ भी नज़र आ रही है। ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज़ नोट करें फॉर सिंपलिसिटी में भी मैं इस रेस्ट ऑफ द स्लाइड्स के अंदर इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को जो यहाँ पर दिखाया गया है इसको शायद मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर दूँ OH AD OH, जिसके अंदर पहले OH स्टेट पर थे, फिर AD स्टेट पर थे, फिर OH स्टेट पर आ गए। आई वुड अज्यूम कि अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो आप जाके इनपुट और आउटपुट कंपोनेंट्स के लिए क्या करेंगे, स्टेट ट्रांजिशन टेबल देख ही लेंगे। अच्छा, ऊपर आपको एक और फॉर्मेट ऑफ टेस्ट केसेस नज़र आ रहा होगा, ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है। इसमें भी आप देखें कंपोनेंट्स सारे के सारे मौजूद हैं। यहाँ पे पोर्ट इनपुट्स लिखी गई हैं, पोर्ट आउटपुट्स लिखी गई हैं। ये पोर्ट इनपुट्स और पोर्ट आउटपुट्स हैं, ये तो हमारे इनपुट आउटपुट यानी एक्सपेक्टेड आउटपुट वाले कंपोनेंट्स आ गए। स्टेट्स हमें लेफ्ट से राइट पे मूव करेंगे तो हमारी स्टेट्स हैं और ये साथ ऑर्डर भी नज़र आ रहा है कि नेक्स्ट स्टेट क्या बन रही है। कार्ड एंट्री से हमारी नेक्स्ट स्टेट पिन एंट्री है, पिन एंट्री से नेक्स्ट स्टेट ट्रांजेक्शन रिक्वेस्ट है एंड सो ऑन। इस तरह से हमारी चीज़ें चल रही हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस टेबल के अंदर देखें तो हमारा टेस्ट सीक्वेंस कुछ इस तरह से चल रहा है कि
जो बैलेंस सेट का जो सीक्वेंस है वो इस तरह से चल रहा है कि जी पहले कार्ड एंट्री की स्टेट पर कुछ इनपुट हुई, इसके बदले सिस्टम की तरफ से कोई आउटपुट हुई, उसके बाद स्टेट चेंज हुई, फिर कोई इनपुट आई, फिर एक आउटपुट हुई, फिर स्टेट चेंज हुई, फिर इनपुट आउटपुट हुई, सिर्फ स्टेट वहीं पर है, फिर एक इनपुट आई B1 पर, फिर एक आउटपुट हुई स्क्रीन 14 पर कुछ एक्शन वाला एक्शन हुआ, फिर एक स्टेट चेंज हुई, B2 पर आए स्क्रीन 15 हुई, इसी टाइम पर एक और आउटपुट भी होनी थी, आउटपुट इवेंट होना था एंड सो ऑन। इस करके हमारा ये एक टेस्ट सीक्वेंस बन गया जो कि मैंने यहाँ पे एक रेड एरो से हाईलाइट कर दिया आपको। तो ये हमें पता ही चल गया कि स्टेट ट्रांजिशन टेबल्स असल में हमारी मदद करते हैं टेस्ट केस बनाने में, और स्टेट ट्रांजिशन टेबल्स की ही जो मुख्तलिफ रोज हैं दे एक्चुअली एंड अप एज ए टेस्ट सीक्वेंस। और ये हरगिज ज़रूरी नहीं है कि ये जो रोज हैं ये कंटिग्यूस रोज होंगी हमारे स्टेट ट्रांजिशन टेबल के अंदर। यानी हमारा एक और सीक्वेंस ये बिल्कुल हो सकता था कि OH AD FB, इट कुड बी वन सीक्वेंस जिसमें रो 1 हमारे इस वक्त नजर आने वाले टेबल की रो 1 जो कि हाईलाइटेड भी है, इसके साथ मैंने रो 3 को जोड़ के एक सीक्वेंस बना दिया। एक और सीक्वेंस हो सकता था OH AD SB, ठीक है, ये भी हमारा एक और सीक्वेंस है जिसके रो 1 के साथ मैंने रो 4 को जोड़ दिया है। तो ये सीक्वेंसेस हमारे मुख्तलिफ बन सकते हैं एक स्टेट ट्रांजिशन टेबल के अंदर से, और ये हमारे सीक्वेंसेस इवेंचुअली हमारे सेट ऑफ टेस्ट केसेस ही कहलाते हैं। इसके अंदर जो आउटपुट वाले कंपोनेंट्स हैं वो कंपोनेंट्स हमारे एक्सपेक्टेड आउटपुट को शो करते हैं, और जो नेक्स्ट स्टेट का कंपोनेंट है वो भी एक्सपेक्टेड बिहेवियर को ही शो कर रहा होता है। तो ये स्टेट ट्रांजिशन टेबल हमारे मशीन स्पेसिफिकेशन से बनते हैं। तो अब सवाल ये आ गया कि हम कब कह सकते हैं कि हमारी हमारी कन्फॉर्मेंस टेस्टिंग मुकम्मल हो गई है, या हम कब कह सकते हैं हम टेस्टिंग कन्फॉर्मेंस टेस्टिंग कर ली है। उसके लिए हमें पिछले जो 4 पॉइंट्स में आखिर में लिखा हुआ था कि इट कैन बी वेरीफाइड इफ एनफ ट्रांजिशन सीक्वेंसेस हैव बीन एग्जीक्यूटेड या दे हैव बीन यूज्ड।